हाय गाइस। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वो है आपका 2023 के महत्वपूर्ण वाद, ठीक है, इम्पोर्टेंट केस लॉज ऑफ 2023, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक एक करके आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। मैं आपको केस का नाम एंड उसमें क्या हेल्ड हुआ वो बताऊंगी, बोथ लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है आपका ये विवेक नारायण शर्मा का, ठीक है। विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का केस है। इसमें क्या हेल्ड हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिएगा। ये डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड केस है। जो इसमें एक बात हेल्ड हुई थी कि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, क्या वो सही था या नहीं था। तो इसमें हेल्ड हुआ कि यस, डिसाइड किया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन, मतलब जो ये आपका डिसाइड किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो डिसीजन था ना डिमोनेटाइजेशन का, वो सही था, वो करेक्ट था, ठीक है, नोटबंदी वाला। क्योंकि इसमें क्यों था, एक बात हेल्ड हुई थी कि क्या, कि जो सेक्शन है ना 26 का क्लोज 2 किसका, आरबीआई एक्ट का, सेक्शन 26 क्लोज 2 ऑफ आरबीआई एक्ट भी ये क्या पावर देता है, ये पावर देता है, हमारा एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू डिमोनेटाइज एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट्स, ठीक है। वो किसी भी बैंक नोट की जो सीरीज है उसको वो क्या कर सकता है, डिमोनेटाइजेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो हमने बात पढ़ ली कि इसमें करेक्ट बोला गया कि सही किया गया था, और एक तरीके से ये भी बता दें कि आरबीआई एक्ट का सेक्शन कौन सा, इसके बारे में बात करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें क्या ओपिनियन आई थी 4-1 का अनुपात से, यहाँ पर क्या हुई थी, 5 जजेस बेंच में आपका डिसीजन हुआ था और 4-1 के अनुपात से ये डिसीजन आया था। इसमें एक जज थे जिन्होंने अपनी डिसेंडिंग असेंट दी थी, वो कौन थे आपका ध्यान रखेंगे, जस्टिस बीवी नागरत्ना, ठीक है। ये एग्री नहीं थी, इस वजह से पूछा जा सकता है कि कौन किसकी डिसेंडिंग जजमेंट था यहाँ पर, तो वो इनका था यहाँ पर। नेक्स्ट बात करेंगे, ये हो गया आपका। उसके बाद एक नेक्स्ट केस आता है अशोक पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। किसका केस है, अशोक पांडे का केस है, ध्यान से देखेंगे। अशोक पांडे के केस में किसके बारे में बात की गई थी, इसमें ये बात बोला गया था कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय में वकालत कर रहे वकील भी योग्य हैं, कि यानी कि उच्चतम न्यायालय में अगर कोई वकालत कर रहा है तो वो भी उसके लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल होंगे, वो एज अ जज बन सकते हैं, ठीक है। ये वाली बात होती है, ठीक है। अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में, तो वो एज अ हाई कोर्ट जज बन सकता है, ठीक है। आर्टिकल इसका रिलेट करते हैं हम कौन सा, 217 से, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे केस नंबर 3 के नाम से। केस सिनेमा का केस है, ये सिनेमा वाला केस है, इंपॉर्टेंट केस है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखिएगा, आपको भी पता होता है सिनेमा थिएटर्स में जो आउटसाइड चीजें होती है वो अलाउड नहीं की जाती है, ठीक है, उनको मना किया गया है। और एक वैसे तो मना करेंगे आउटसाइड्स को, और जो एक तरीके से वो उनके अपने होते हैं उनका प्राइसेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर एक केस फाइल हुआ था। तो उसके बाद ये बोला कि सिनेमा थिएटर्स कैन प्रोहिबिट, तो उसने बोला कि देखो जो सिनेमा है ना वो जो प्रोहिबिट करता है वो सही है, प्रोहिबिट कर सकता है फूड और आर्टिकल्स को, बट लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं आपको अलग से, जो इम्प्रूवमेंट किया गया है चीज़ों को लेकर के, कि सबका एक अधिकार बनेगा कि आप हाइजीनिक ड्रिंकिंग वाटर तो दे कम से कम, ठीक है। वो कैसा प्रोवाइडेड होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। इससे हम एक आर्टिकल रिलेट करते हैं, वो है 19(1) का जी। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो 19(1) का जी है, फ्रीडम ऑफ किस चीज़ की तरह की, हमारे ट्रेड ऑक्यूपेशन से रिलेटेड वो दिया गया है। देखिएगा, उनका अपना अधिकार है ट्रेड करने का सबका, तो यही है कि अगर कोई वहाँ पर उनको सबको अलाउ कर दिया जाएगा तो उनका अपना ट्रेड का, व्यापार का जो एक राइट है वो वहाँ पर वायलेट होगा। तो 19(1) जी से रिलेटेड है, ये आपका ध्यान रखेंगे। लेकिन एक बात को और बोला गया है यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के लिए पूर्ण रूप से एब्सोल्युटली मना नहीं किया गया है। अगर बात आती है आपका कोई मेडिकल इशू है, किसी के साथ में कोई बीमार है, कोई उनका वहाँ पे नहीं खा सकता, अपने घर से लेके जाएगा, या जो भी है एक तरीके से मेडिकल इशू है, या फिर वो बच्चा है, ठीक है, जो एक तरीके से उनके साथ में है, किसी भी उसके साथ में कोई बच्चा है, तो उस बच्चे के जितना रीजनेबल अमाउंट ऑफ फूड का मतलब है जितना कि वो बच्चा खा सकता हो, उसी के हिसाब से वो फूड अलाउ वहाँ पर किया जाएगा। चाहे कोई बीमार हो, चाहे चाइल्ड हो, इन सब के लिए मना नहीं है, उनके लिए अलाउ किया जा सकता है। ये बात हो गई। नेक्स्ट पढ़ेंगे अनूप बर्नावल का केस है, यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें देखिएगा क्या बात हुई थी, यूसीसी से लेकर बात की गई थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को, और अभी मैंने आपको भी पढ़ाया था यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल कौन सा है, तो वो 44, आर्टिकल कौन सा है, 44 इसमें आता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बात बोली गई थी कि देखिएगा गोवा में कहाँ पर आपका अप्लाई है, यूनियन
यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई है, तो यहाँ पे एक बात आई थी कि क्या स्टेट के पास पावर है यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई करने की, क्योंकि उत्तराखंड वगैरह आप सब में ये चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा चल भी रही है और हो भी रहा है। तो यहाँ पे ही बात आई थी कि यस, कोर्ट ने कहा कि स्टेट्स के पास पावर है किस चीज़ की, कि वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है किससे रिलेटेड, यूनिफॉर्म सिविल कोड से। ठीक है, ध्यान रखेंगे बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड से उनके पास अधिकार है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका हेवलेट पैकार्ड इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड का केस है। ठीक है, इसमें देखेंगे क्या है। देखिए, आपको भी पता है कुछ भी चीज़ ढूंढो विकिपीडिया पे आपको सब कुछ मिल सकता है, सही गलत हो या नहीं, लेकिन इन्फॉर्मेशन आप सबको मिल सकती है। तो यहाँ पे यही बात बोली थी। देखिएगा, विकिपीडिया जो है वो एक तरीके से एनसाइक्लोपीडिया है। ठीक है, मतलब सब कुछ उसमें अवेलेबल है, सही गलत हो उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन अवेलेबल सब कुछ है वहाँ पर। तो यही बात बोली गई थी कि विकिपीडिया एक ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया है। ठीक है, तथा उसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी जानकारी को जोड़ सकता है। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें ही आपको दी गई होंगी, उसमें कोई भी पर्सन ऐड कर सकता है। तो जब कोई भी व्यक्ति ऐड कर सकता है तो क्या फिर उसको ऑथेंटिक मानेंगे? तो इसलिए इसमें बोला गया कि नहीं, आप ऑथेंटिक उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, न्यायालय ने निर्देश के लिए बोला था कि ये एक उत्तम स्रोत नहीं है। ठीक है, इट मे नॉट बी ऑथेंटिक, ये ऑथेंटिक नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये नहीं कि गलत है, बट ये भी नहीं है कि वो ऑथेंटिक ही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे आपका केस एंड हम केस में क्या डिसाइड हुआ है बस उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये रैपिड रिवीजन है आपका केस लॉज का। ठीक है, जबी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का केस आया था, इसमें एक बात आप थ्योरी पढ़ते होंगे एविडेंस में, लास्ट सीन थ्योरी। देखिएगा, लास्ट सीन थ्योरी आपका मतलब क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित होती है तो उसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति के साथ में उसको लास्ट में देखा हो गया तो उसी पर शक जाता है कि ये ऑफेंस उसी ने उसके साथ कमिट किया होगा। लेकिन सिर्फ लास्ट सीन थ्योरी अप्लाई करने से आप किसी को सजा दे देंगे? तो इसी चीज़ से रिलेटेड ये केस है, देखेंगे आगे क्या बात हुई इसमें। लास्ट सीन थ्योरी एविडेंस में आप पढ़ते ही हैं, एज अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है। तो इसमें बात बोली है कि लास्ट सीन सर्कमस्टेंसेस कैन नॉट बी सोल बेसिस। सोल का मतलब होता है एकमात्र, सोल मतलब इसी बस सिर्फ इसी बेस पे कि आपने देखा कि उसके साथ गया था तो अब इस वजह से इसको पनिशमेंट दे दो, तो ऐसा नहीं है, सोल बेस नहीं है। ठीक है, सोल बेसिस और फॉर कन्विक्शन, एक सिर्फ इस बेस पर आप किसी को कन्विक्शन नहीं देते हैं। और इसमें एक्यूज को क्या कर दिया गया था, एक्विट कर दिया गया था। ठीक है, छोड़ दिया गया था। बातें क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देखेंगे आपका केस है आपका नहीं अहमद वर्सेस स्टेट एनसीटी दिल्ली का केस है, 2023 का ही है। इसमें देखिएगा क्या होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें देखिएगा एक मैरिड वुमेन होती है, उसके 3 बच्चे होते हैं। ठीक है, एक तरीके से वो क्या करती है, रिलेशनशिप में आ जाती है एक व्यक्ति के साथ में। ठीक है, और एक क्या होता है यहाँ पर उस पर आरोप लगा दिया जाता है 376 का कि उसके साथ उसने प्रॉमिस किया था शादी का बट उसने नहीं किया। तो यहाँ पर यही वाली बात आती है, इसके बहुत सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों ही पार्टी मैरिड थी वहाँ पर। ठीक है, उस चीज़ को हम कभी डिस्कस करेंगे जब एक ही केस में पढ़ाऊंगी ना, तब मैं फैक्ट्स के साथ बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं फैक्ट्स के साथ बताऊंगी तो हमारी सीरीज पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, मैं केस के फैक्ट्स के साथ इसको आगे भी वीडियो बनाती रहूंगी। ठीक है, आप इसको देखेंगे तो इसमें यहाँ पे यही वाली बात आती है कि एक विवाहित महिला होती है जो 3 बच्चों की माँ है और एक पुरुष के साथ में वो रिलेशन में आती है और एक तरीके से उनसे एक बच्चा होता है और ये कहती है कि उसने शादी का प्रॉमिस किया था बट एक तरीके से उसने पूरा नहीं किया, तो 376 का उस पर आरोप लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर यही बात बोली गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विवाह करने के प्रत्येक वचन को आप 376 की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। ठीक है, कोर्ट ने इस अभियुक्त को क्या कर दिया था, एक तरीके से 10 वर्ष की सजा दी थी, लेकिन बाद में इसको एक तरीके से क्या किया गया कि सिर्फ इस वजह से कि उसने प्रॉमिस किया है तो ये 376 की कैटेगरी में नहीं आता है, सिर्फ इस वजह से। ठीक है, ये वाली बात होगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कॉमन कॉज, इसके फैक्ट्स अभी कभी डिस्कस करेंगे आगे। ये कॉमन कॉज बनाम भारत संघ का केस मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। देखिएगा, पैसिव एथनेसिया का कंसेप्ट बहुत टाइम से चला आ रहा है। ठीक है, अरुणा शानबाग के केस से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। कभी इसकी पूरा भी मतलब इसके बारे में भी पूरी वीडियो बनाऊंगी कि क्या इसकी सीरीज थी पूरी। ठीक है, आज हम इसको ही डिस्कस करेंगे कि देखिएगा क्या था, सुप्रीम कोर्ट मेड इजियर फॉर गाइडलाइंस पैसिव एथनेसिया इन केस ऑफ, जो 2018 के केस में पैसिव एथनेसिया का मतलब जो गाइडलाइंस दी गई थी उसको थोड़ा इजियर बनाया, उसमें परमिशंस की जो रिक्वायरमेंट थी उसको हटा दिया गया है। देखो क्या होता है, पैसिव एथनेसिया का मतलब ये होता है कि जो उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम है ना उसको रोक दिया जाए। ठीक है, एक्टिव नहीं है कि आप उसको कुछ ऐसी चीज दी जाए जिससे उसकी डेथ हो जाए, नहीं, जिस वजह से वो जिस बेस पे वो जीवित है उसको रोक दिया जाए, तो उसको हम बोलते हैं पैसिव एथनेसिया। ठीक है, तो यहाँ पर पैसिव एथनेसिया को थोड़ा गाइडलाइंस बनाई गई है, कैसी, इजी करने के लिए। नेक्स्ट केस आता है आपका महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्स एम्प्लॉय एसोसिएशन एंड अदर्स।
देखिएगा इसमें क्या होता है, वीआरएस का मतलब तो जानते ही होंगे, वीआरएस का मतलब होता है जब आप वॉलेंटरली रिटायरमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें यही वाली बात आई है कि जो वीआरएस लेने वाले कर्मचारी होते हैं ना, और जो अपना फुल सर्विस करके रिटायर होते हैं, से रिटायर होने वाले कर्मचारियों के बराबर पेंशन का दावा नहीं कर सकते। एक तो ये है, आप फुल क्या कर रहे हैं, अपने आप ही वॉलेंटरली वहाँ से क्या हो रहे हैं, सर्विस को ख़त्म कर रहे हैं, और उसके बाद आप ये भी चाहते हो कि आपको जो पेंशन है वो उसी तरीके से मिले जो फुल टाइम सर्विस करके आए हैं वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। इसके अधिकार को यहाँ पर दावा करने के लिए मना कर दिया गया है। नेक्स्ट केस आता है आपका अजय आलियास अज्जू एंड अन्य, उत्तर प्रदेश राज्य का केस है। देखिएगा एक से एक हम एविडेंस में सेक्शन पढ़ते हैं 134 में बात की किस चीज़ की गई है। देखिएगा वहाँ पे बात की गई है कि आप विटनेस की क्वांटिटी नहीं देखेंगे, कितने वो नहीं देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे, ठीक है। तो क्वालिटी की बात ही करेंगे वहाँ पर कि नंबर ऑफ विटनेसेस आपका मैटर नहीं करता, जो व्यक्ति की क्वालिटी है उस पर, विटनेस की क्वालिटी पर ही फोकस किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या बात हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इट इज क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी। जो मैं अभी बता रही थी वही बात है यहाँ पर कि क्वालिटी पर नहीं, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ विटनेसेस विच मैटर सुप्रीम कोर्ट रिलाइज ऑन सोलिटरी आई विटनेस टेस्टिमनी ऑफ अफर्म सेंटेंस। देखिएगा अगर कोई डाउट में 10-5 विटनेसेस हैं, उनसे कभी ऐसा नहीं कि वो उनको खुद को डाउट है, अभी वो खुद क्लियर नहीं है और उसके बेस पर आप सजा नहीं दे सकते। लेकिन एक विटनेस है बट वो बिल्कुल सोल है, उसको पता है कि हाँ ये चीज़ हुई है, एक्यूरेसी में उसको पता है, तो वो सोल विटनेस भी उसकी सजा दिलवाने के लिए क्या हो सकता है, मतलब उसकी सजा, उसकी एविडेंस को माना जा सकता है और उसके बेस पर, सोल बेस पर भी आपका क्या हो सकती है, सजा हो सकती है, ठीक है। तो यही है कि अगर कोई जस्मदीद गवाह है तो उसके बयान पर दोष सिद्धि की जा सकती है, क्योंकि 134 भी एविडेंस का यही कहता है कि आप क्वांटिटी नहीं देखेंगे, आप क्वालिटी देखेंगे विटनेसेस की। पी.सी. कुमार बनाम राज्य 2023 में ही केस आपका आया 498 को लेकर के कि अगर बात करेंगे कि जिसकी शादी ही नल एंड वॉइड है, ठीक है, तो वहां पर क्या 498 अप्लाई होगा? तो नो, यहाँ पे बिल्कुल मना कर दिया कि कन्विक्शन अंडर सेक्शन 498A आईपीसी नॉट सस्टेनेबल व्हेन मैरिज इज फाउंड टू बी नल एंड वॉइड। अगर शादी ही नल एंड वॉइड है तो वहां पर ये आपका 498 अप्लाई आपका नहीं होगा, ठीक है, मना किया गया। यहाँ पे एमसी मेहता का केस है भारत संघ का, इसमें बोल दिया गया था एक तरीके से क्या पोजीशंस वगैरह को, इनको सबको ध्यान में रखते हुए ये केस आया था कि सुप्रीम कोर्ट अलाउ मोर फ्लाइट्स टू आगरा। यहाँ पर क्या किया गया था, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट्स अलाउ की गई थी जिससे कि रेस्ट्रिक्शंस हो सके, रिमूव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंक्रीजिंग एयर ट्रैफिक्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ था, जो 1996 में गाइडलाइंस दी गई थी उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया गया था, आगरा में कुछ और हवाई यात्राओं को मंजूरी दी है, ठीक है, ये वाली बात हो गई। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आपका काशीबाई का केस, ठीक है, काशीबाई बनाम कर्नाटक राज्य, कर्नाटक राज्य। देखेंगे इसमें क्या हुआ था, mere fact of a commission of suicide itself not sufficient to raise presumption under section 113 है आपका एविडेंस का, एंड एक्ट एंड टू होल्ड द एक्यूज गिल्टी ऑफ सेक्शन 306। देखिएगा ये बात करता है कि यदि कोई महिला क्या कर लेती है, आत्महत्या करती है, तो प्रत्येक मामले की जो मतलब प्रत्येक मामले में साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 की अवधारणा नहीं ली जा सकती और अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 में दोषी नहीं माना जा सकता। देखिएगा अगर कोई महिला सुसाइड कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको क्या किया गया है, उसको अबेट किया गया है, या एक तरीके से यहाँ पर आपकी कौन सी अवधारणा 113 की प्रिजम्पशन यहाँ पर नहीं मानेगी, और न ही उसको जरूरी नहीं कि उसको 306 में दोषी माना जाए, ठीक है, ये वाली बात यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट केस है आपका इम्तियाज अहमद मल्ला का, ठीक है, जम्मू कश्मीर का है ये आपका। इसमें एक बात होती है, सपोज करो कोई व्यक्ति सर्विस में था और उस पर क्रिमिनल चार्ज लगता है, लेकिन और उसे सर्विस से निकाल दिया जाता है, बट बाद में उसको एक्विटल कर दिया, तो अब क्या वो एज अ राइट जाके फिर से उस कंपनी में या जहाँ भी वो जॉब कर रहा था उससे एज अ राइट मांग सकता है? तो इसी बात को लेकर के यहाँ पे केस है। तो इसमें बोला गया कि देखिएगा ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल एज अ राइट मांगोगे और आपको मिली जाएगी, तो ये बोला कि मेयर एक्विटल का मतलब ये है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक्विटल है तो कि बिल्कुल वो उसने वो ऑफेंस किया ही नहीं होगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो क्या सबूत गवाहों के अभाव में छूट गया हो, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर मेयर एक्विटल की बात की गई है कि मेयर एक्विटल इन क्रिमिनल केसेस
डज नॉट एंटाइटल एन एम्प्लॉय टू रीइंस्टेट इन सर्विस, कि इसका मतलब ये नहीं है कि उसको फिर से सर्विस में लिया जाए, ठीक है, सिर्फ मेयर एक्विटल होने पर। नेक्स्ट बात करेंगे स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस सतपाल का केस है आपका। यहाँ पे देखिएगा, एक कोई भी स्कूल होता है, आपको पता है स्कूल में क्या होना चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए। लेकिन अगर प्लेग्राउंड पर अतिक्रमण कर लिया है तो क्या उसको हटाना नहीं चाहिए, हटवाया नहीं जाएगा? तो हटवाया जाएगा, क्योंकि बच्चों का वहाँ पर राइट बनता है। तो यही बात बोली गई थी कि स्कूल कैन नॉट बी विदाउट प्लेग्राउंड, एक स्टूडेंट एंटाइटल्ड टू गुड इन्वायरमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो भी वहाँ पर एनक्रोचमेंट है ना स्कूल के उसमें फील्ड में, उसको वहाँ से हटवाया जाए, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। नेक्स्ट पढ़ेंगे, आगे का देखेंगे सेक्शन क्वेश्चन। देखिएगा, हम बात कर रहे थे 16 की, ठीक है, सुंदर सुंदर राजन वर्सेस स्टेट ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 2023 का ये आपका केस है, ठीक है। इसमें क्या हैंड हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, मैं आपको बता रही थी, इसमें एक डॉक्ट्राइन है जो बात करते हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की। तो ये किस केस में आई थी, आपको इससे रिलेटेड केस पता होगा, बच्चन सिंह वाला केस है, ठीक है। तो इसमें बोला कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन रिक्वायर्स डेथ सेंटेंस बी इम्पोज ओनली। देखिएगा, इसमें एक बात पढ़ी थी आपने कि जो डेथ पेनल्टी होनी चाहिए वो उस केस में होनी चाहिए जो आपका कैसा है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को आगे बढ़ाया हुआ है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का मतलब ये हो जाएगा कि जब उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचे कि वो इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ठीक है, कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्मेशन, कि उसमें कोई सुधार हो ही नहीं सकता, तो तभी माना जाएगा कि वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। नेक्स्ट बात करेंगे आपका फेडरी हाफ बराम कर्नाटक राज्य का केस है। उसमें बात की गई थी किस चीज को लेकर के, कि डबल प्रिजम्पशन मानी जाएगी किस चीज की, तो डबल प्रिजम्पशन मानी जाएगी इनोसेंस की, अगर उसको लोअर कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया गया है, एक्विट कर दिया गया है। एक्विट होने पर उसकी प्रिजम्पशन किस तरफ जाती है, तो डबल प्रिजम्पशन मानी जाती है इनोसेंस की, ठीक है। ये वाली बात हो गई। इसमें हम सीआरपीसी का सेक्शन 235 का सब क्लोज 2 देखेंगे। नेक्स्ट आपका सुमित्रा बाई का केस है, ध्यान देंगे इस पर। सुमित्रा बाई बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2023 का केस है। इस केस में क्या हुआ था, देखिएगा, यहाँ पे हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट रिलीज ऑफ डॉटर सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस। देखिएगा, सेक्शन 84 पढ़ता है आप आईपीसी का, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात करेंगे। तो यहाँ पर भी वो बच्ची क्या होती है, वो इलनेस से मतलब पीड़ित होती है, मेंटल इलनेस से, और क्या होता है, वो अपने फादर की डेथ कर देती है। लेकिन देखा कि क्योंकि ये किस में आ जाएगा, सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी में कवर हो जाएगा, इसीलिए वहाँ पर कोर्ट ने उसको क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, क्योंकि उसको सेंटेंस मिली थी फॉर होमिसाइड ऑफ फादर, उसके अपने फादर के लिए, ठीक है। और 84 का उसको डिफेंस दिया गया इंसैनिटी का। नेक्स्ट बात करेंगे करुणाकर महालिक बनाम भारत संघ का केस है। यहाँ पर इसमें बात आती है आपकी किस चीज को लेकर के, देखिएगा, आपने देखा होगा आजकल बहुत ही घटना घट रही है कि क्या कोर्ट्स में ही क्या किया, गोली चला दी वकील पर या कोई भी जो व्यक्ति आ रहा है उस पर। तो इस चीज के लेकर के क्या हो रहा है, वो आपका सिक्योरिटी पर्पस को ध्यान में रखते हुए बोला गया है कि जो भी हमारी कोर्ट्स होती हैं या जो भी कुछ होती हैं, ठीक है, वहां पर क्या होना चाहिए, एक तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाने का वहां पर निर्देश दिया गया है, ठीक है। किसकी सुरक्षा हो, चाहे न्यायाधीश हो, वकील हो, पक्षकार हो, उनकी सुरक्षा के लिए सभी न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरे लगने के निर्देश उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी उच्च न्यायालय को दिया गया है, ठीक है। हाई कोर्ट्स को बोला गया है उच्चतम न्यायालय ने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने, तो कि वहां पर क्या लगने चाहिए, आपके कैमरे वहां पर लगने चाहिए, ठीक है। सुरेंद्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य का केस 2023 का, इसमें बात बोली गई थी क्या, अनलॉफुल असेंबली को लेकर के। अनलॉफुल असेंबली में आपका कौन सा सेक्शन आता है, 149 ऑफ आईपीसी आता है कि विल बी अट्रैक्टेड इवन इफ दी स्पेशली नेम्ड 5 एंड मोर पर्सन आर फेसिंग ट्रायल सेपरेटली। इसमें क्या बात बोली गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया था कि जो आईपीसी की सेक्शन 149 में हम बात करते हैं विधि विरुद्ध जमाव के लिए, कि विशेष रूप से या उसमें से अधिक व्यक्ति का विचरण किया जा रहा है, ठीक है। एक तरीके से क्या हो रहा है, देखो क्या है, 5 और मोर पर्सन है, बेशक उनका ट्रायल अलग हो रहा हो, लेकिन फिर भी वो वहां पर क्या हो जाएंगे वहां पर उसको एक तरीके से अनलॉफुल उसमें ही माना जाएगा, असेंबली में ही, ठीक है, अगर उनका ट्रायल सेपरेटली भी हो रहा तो भी। दिगंबर बनाम महाराष्ट्र राज्य का केस आता है। इसमें बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट कम्यूटेड द डेथ पेनल्टी इनटू लाइफ इंप्रिजनमेंट बिकॉज डज नॉट फॉल इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी।
इस मामले में क्या हुआ था, इस मामले में हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने मृत्यु दंड को आजीवन में बदल दिया था, आजीवन कारावास में बदल दिया था। क्यों? क्योंकि जो वो केस था उसकी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस विरल से विरलतम यानी कि रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में नहीं आते थे, इसलिए इसमें बदल दिया गया था। बातें क्लियर। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम श्री राकेश रमन का केस है, श्रीमती कविता का। इसमें एक तरीके से क्या था आपका इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के बारे में बात किया गया कि इसको भी हम एज अ क्या मानेंगे कि क्रुएल्टी की तरीके से, जो क्रुएल्टी हमारी कहाँ दी गई है 13(1) के 1A में दी गई है, ठीक है। कैन बी रीड एज द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी, किसको इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को हम रीड करेंगे एज द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी। कैसे ग्राउंड करेंगे? क्रुएल्टी की तरह, और वो आता है आपका सेक्शन 13(1) के 1A में, ठीक है। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस APA भट्ट का केस आता है, जिसमें क्या बात बोली गई थी, इसमें बात बोली गई थी कि जो आपके एलोपैथी के डॉक्टर होते हैं ठीक है, या एक तरीके से स्वदेशी चिकित्सक होते हैं आपके, इंडिजीनियस मेडिसिन जो होती हैं, तो यहाँ पे ये बात बोली गई थी कि वो ये नहीं कह सकते कि हम ये काम करते हैं तो हमें इक्वली क्या करना चाहिए, इक्वल ही पेमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। कि हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं तो हमें इक्वल वर्क कर रहे हैं, तो सो एज टू बी एंटाइटल्ड टू इक्वल पे, तो बोला गया कि आप ऐसा कैन नॉट बी सेड, नहीं कह सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते, मना कर दिया इसमें करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक केस आता है शिल्पा सैलिस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है शिल्पा सैलिस का, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस आपका। क्या बात करता है ये, देखिएगा, शिल्पा सैलिस वर्सेस वरुण श्रीनिवासन का केस है 2023 का। इसमें बात बोली गई थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, डिक्री पास कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है किस चीज को लेकर के, कंप्लीट जस्टिस, ठीक है, इन डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी मैटर, किसी भी मैटर में कंप्लीट जस्टिस को करने के लिए क्या किया जा सकता है, कोई भी डिक्री आदेश दी जा सकती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कंप्लीट जस्टिस कहाँ पे आता है, कौन सा आर्टिकल में आता है, तो वो आपका आता है आर्टिकल कौन से में आता है, 142 में आता है, 142 में कंप्लीट जस्टिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, 142 में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट केस है आपका, देखिए, नागरथिन बनाम राज्य, इसमें क्या द्वारा पुलिस इंस्पेक्टर, मतलब थ्रो द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, इन दिस केस अ मदर मर्डर्ड हर 2 चिल्ड्रन बाय पॉइजन। इसमें देखिएगा क्या होता है, एक मदर होती है, वो अपने 2 बच्चों को क्या कर देती है, एक तरीके से पॉइजन दे देती, जहर दे देती है, और खुद भी सुसाइड करने की कोशिश करती है, बट वो फिर भी पकड़ी जाती है सुसाइड करने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर मदर को क्या मिल जाती है, मदर को मिल जाती है सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, अंडर सेक्शन 302 और 309 5PC में इनको क्या मिली है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गई है, ठीक है, इस केस में इस मदर को। उसके बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि देखिएगा ये तो खुद ही पहले से ही परेशान है, ठीक है, ऑलरेडी सफर्ड एट द क्रूएल हैंड्स ऑफ द फेट, यानी कि जो उसके दुर्भाग्य में जो भी सब चीजें लिखी हुई है वो उससे पहले से ही परेशान है, तो ठीक है। एंड सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू तमिलनाडु सरकार गवर्नमेंट फॉर प्रीमेच्योर रिलीज द मदर, उसको क्या बोला गया कि उसके आजीवन कारावास की जो सजा सुना रखी थी उससे पहले ही उसको यहाँ पर रिलीज करने की बात की गई थी, ठीक है, कारावास से रिहा करने का आदेश दिया गया था, ठीक है। उसके बाद एक केस आता है आपका गुलाम मुस्तफा का केस है, कर्नाटका का। इसमें बात बोली गई कि सुप्रीम कोर्ट सेड दैट बी विजिलेंट बिफोर इन्वोकिंग स्ट्रिंजेंट लॉस लाइक SC/ST एक्ट। देखिएगा ये बात कहता है क्या कि अगर कोई संवेदनशील कानून है जैसे कि SC/ST होता है तो उनको लागू करने के लिए उचित छानबीन की जानी चाहिए, ठीक है। अगर आप इनको लागू कर रहे हैं तो क्या होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक छानबीन या इंक्वायरी जांच जो भी होती है वो होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को ऐसा निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में पहले छानबीन करना क्या होता है, नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है। बात करेंगे आपका प्रकाश निषाद का केस आता है यहाँ पर, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। इसमें बात क्या बोली गई सुप्रीम कोर्ट ने, देखिएगा इसमें बात आती है आपकी कि सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्त की मृत्युदंड तथा आजीवन कारावास पर साक्ष्य के अभाव में रोक लगा दी, जो IPC की धारा 302 के अंतर्गत 302 तथा 376 के अंतर्गत तथा हत्या करने के लिए दिया गया था 6 साल की बच्ची के लिए। यहाँ पर क्या बात की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने डेथ सेंटेंस को, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को क्या किया गया था, एक तरीके से सेट असाइड कर दी गई थी, ठीक है। जो क्या कर दिया गया था यहाँ पर, उसकी जो भी यहाँ पर हत्या की गई थी, जो 376 का मैटर था उसमें क्या किया गया था, डेथ सेंटेंस को मना कर दिया, सेट असाइड कर दिया। किस वजह से कर दिया
क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस की वजह से। जब तक आपके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं है तो ये इतना बड़ा केस है, आप इसमें किसी को लायबल नहीं ठहरा सकते। आपके पास संपूर्ण या पूर्ण रूप से साक्ष्य होने चाहिए, ठीक है। किस उस वजह से? लैक ऑफ एविडेंस ड्यू टू, आप देखेंगे सामने लिखा भी है आपका यहाँ पे, ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, एविडेंस की लैक की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे हम, सेबिल का केस है यहाँ पर, उड़ीसा राज्य का केस है सेबिल का। देखेंगे, देखिएगा एक बात आती है, सरेंडर करने की बात आती है, ठीक है। इसने बोला अगर कोई एक्यूज है वो सरेंडर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बेल नहीं मिलेगी, ठीक है। कि सुप्रीम कोर्ट में ये हैंड हुआ था कि कोई एक्यूज हैज नॉट सरेंडर, अगर कोई एक्यूज ने सरेंडर नहीं किया है तो कैन नॉट बी ग्राउंड ऑफ डिनाई बेल, उसको बेल को डिनाई करने का ग्राउंड आपका नहीं बनता है। बातें क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देखेंगे आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन व अन्य का केस है यहाँ पर अजीत कुमार सिंह का। जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी एक्सरसाइज टू री एप्रिशिएट एविडेंस इन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी प्रोसीडिंग, ठीक है। इसमें बोला गया था कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन है, ठीक है, में साक्ष्यों के प्रथम बार की कार्रवाई की तरह पुनः छानबीन करना आवश्यक नहीं है, ठीक है। क्या बोला गया कि जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी एक्सरसाइज, जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज नहीं किया जाता टू री एप्रिशिएट एविडेंस इन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी प्रोसीडिंग। अगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी प्रोसीडिंग है तो उसमें फिर से आपका जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता री एप्रिशिएट करने के लिए, ठीक है। उस एक आपका आता है बैजनाथ बनाम भारत संघ का केस है। इसमें बात बोली थी कि कोर्ट्स कैन डिलीट अननेसेसरी पार्टीज इन पीआईएल। देखिएगा अगर पीआईएल की बात करते हैं हम तो उसमें यह आता है कि पीआईएल में अगर अननेसेसरी पार्टी कोर्ट को लग रही है कि इनको कोई आवश्यकता नहीं है तो क्या हो सकता है आपका, उनको अलग किया जा सकता है। तो चलिए देखेंगे हम, उनको हटाया जा सकता है वहाँ पे। अब हमने देखिएगा 30 केस की मैंने आपको एक तरीके से क्या कर दिया है, ओवरव्यू दे दिया है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है हमारा यहीं पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे।